अगेन मिस्टर कौशल गुप्ता यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। हाय फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट टुडे डिस्कस और साइंस दोनों की प्रिपरेशन, जनरल नॉलेज एंड साइंस आपका दोनों का। गवर्नमेंट कोई सी जॉब है, एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, आईएएस, पीसीएस, यूपीएस, जितने भी जीके ई बुक या आप कोई से प्रिपरेशन एग्जाम के लिए कर रहे हैं उसके लिए एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सब टोटल मतलब इससे बेस्ड है और ये क्वेश्चन टोटल कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपके मेरे जो क्वेश्चन है 500 क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको 100 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करा दूंगा। देखिए, कार्य का मात्रक होता है, तो देखिए आपको हमेशा याद रखना है कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है कार्य का मात्रक, जूल। कार्य क्या होता है, बल गुणित विस्थापन, F डॉट डी, W इक्वल टू F डॉट डी होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। लुमेन किसका मात्रक है, ज्योति प्लस का। मतलब लुमेन मींस क्या होता है, लुमेन मात्रक है, SI मात्रक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। ज्योति, जैसे दीपावली में जो ज्योति जलती है तो उसमें जो दिया की ज्योति होती है ना, उसका प्रकाश की मात्रक है ये। क्यूरी, क्यूरी को आप जानते होंगे किसका इकाई है, क्यूरी। तो देखिए मैडम क्यूरी आप जानते होंगे किसकी, रेडियम की खोज की थी। तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की, रेडियो एक्टिविटी की है। प्रकाश में संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। आपको मालूम है संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग होता है। क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग। तो यदि वेग नीचे से हट गया तो क्या मिलेगा, अपने को द्रव्यमान मिलेगा, तो यही द्रव्यमान हो जाएगा। जल में तैरना न्यूटन की गति का किस नियम का कारण संभव होता है, तो तृतीय नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ। इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया लॉ, जिसमें किसी गेंद को ऐसे फेंको दीवार में तो दीवार से वापस आती है, एक्शन रिएक्शन लॉ। फिर रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, संवेग संरक्षण। ये आपको याद रखना है, क्या संवेग संरक्षण, मतलब उसका संवेग क्या संरक्षित रहेगा, मतलब द्रव्यमान गुणित वेग। द्रव्यमान उसका क्या होते रहता है, धीरे धीरे कम होता है, और वेग क्या होता रहता है, बढ़ते जाता है। द्रव्यमान क्यों कम होता है, गैस खत्म होती है, उसमें जो हाइड्रोजन गैस होती है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही की गिरने की आशंका का कारण क्या है, विश्राम जड़त्व। विश्राम जड़त्व मतलब एकाएक स्टार्ट हो जाए, मतलब तुम 0 से स्टार्ट ना होगे, 60 से डायरेक्ट स्टार्ट होगे तो क्या होगा, जो बैठा रहेगा उसको डायरेक्ट प्रेशर पड़ेगा ना, वो कहां से अपना कंट्रोल कर पाएगा। वो कौन सा जड़त्व का नियम है जिसको विश्राम जड़त्व कहते हैं। कालीन की सफाई के लिए उसे यदि सड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है, गति का प्रथम नियम। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी। तो वो क्या रहते हैं, पूरी कालीन में धूल कण बैठे हैं तो उसको आपने छड़ी से पीटा तो डायरेक्ट वो गति आ जाएगी, तो गति का पहला नियम। समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर दिखाई देता है, तो कौन सा 1/10वां भाग, मतलब 9 भाग उसके नीचे रहते हैं समुद्र के नीचे, और 10वां भाग क्या रहता है, ऊपर रहता है। जैसे आप टाइटेनियम देखे होंगे, टाइटेनियम जो जहाज थी वो एक बर्फ के टुकड़े से टकरा गई थी, उसको लगा कि वो मतलब मेजर नहीं कर पाए थे कि उसका 9 भाग उसका नीचे है, और वो बहुत बड़ा, ऊपर तो छोटा दिखता है तैरता हुआ बर्फ, लेकिन नीचे बहुत बड़ा होता है। ऊपर 1 भाग होता है और पूरे 10 भाग नीचे होते हैं, 9 भाग। अब देखिए फिर इसके बाद प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग में सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए किसका उत्पादन होता है, तो प्रकाश वोल्टी सेल में आप जानते हैं सोलर सेल होते हैं, तो किसका उपयोग करते हैं, सौर एनर्जी का करते हैं ना, प्रकाशीय ऊर्जा का। स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा प्रयोग है, तो देखिए पास्कल का नियम। पास्कल का नियम ये कहता है, पास्कल के नियम से द्रव वाली लिफ्ट बनी है। किसी भी द्रव में, एक द्रव है तो यदि उसमें एक बिंदु पर यदि लगाया गया कुल प्रेशर अगले बिंदु पर भी कुल प्रेशर के बराबर होता है, तो ये द्रव चालित, मतलब इधर आपने पानी में प्रेशर लगाया या द्रव लिक्विड में, तो उधर लिक्विड का प्रेशर क्या रहेगा, बराबर रहेगा। जब दूध को क्रीम, अब देखिए जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम का अलग होने का कारण हो जाती है अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। जिसका ये आपको मालूम हुआ, अपकेंद्रीय बल लगता है। जेट इंजन किसके संरक्षण के, ये आपको संवेग संरक्षण, यही अभी आप पढ़ चुके हैं, रैखिक संवेग संरक्षण। अब किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। क्या होती है, 36,000 किलोमीटर। तुल्यकारी उपग्रह, तुल्यकारी उपग्रह जो पृथ्वी से त्रिज्या के सापेक्ष घूमते रहते हैं, भूमध्य रेखा के सापेक्ष, उन्हें तुल्यकारी उपग्रह कहते हैं, भूमध्य रेखा के सापेक्ष।
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? मतलब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है जो चंद्रमा का 1/6 है। मतलब चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? बहुत कम है। तो पृथ्वी क्या है? चंद्रमा से 100 गुना बड़ी है, तो इसलिए गुरुत्वाकर्षण में ही असर पड़ेगा। तो पृथ्वी का क्या है? 1/6 है उसका भाग, गुरुत्वाकर्षण का भाग। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण हो जाता है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन इसको बोलते हैं, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ मतलब ऐसे आकृति ले लेती है। कपूर के छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। ऐसे रखते हैं, जब सुई भी रखते हैं तो पानी में तैर जाती है, बोलते हैं वो किस लिए तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरती है, ये कौन सा है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है, उपप्लावन बल। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? उपप्लावन बल। उपप्लावन बल, उपप्लावन बल क्या बोलता है? यदि कोई वस्तु अपने मतलब द्रव्यमान से यदि उतना जल अपने द्रव्यमान से कम जल भार आरोपित करेगी तो वो क्या करेगी? तैर जाएगी। तो जैसे नाव होती है तो अपने द्रव्यमान से कम भार आरोपित करती है, इसलिए उसकी आकृति ऐसे बनाई जाती है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया। किसने किया? न्यूटन ने किया। कौन सा एक द्रव्यमान का पिंड कार्यशील गुरुत्वाकर्षण का सही मान है? तो देखिए g बराबर क्या होता है, इसमें एक केजी पूछा है तो इसमें स्मॉल g का मान बता रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण का बल क्या है? 9.8 g होता है, 9.8 न्यूटन है। ये पृथ्वी के लिए है, मतलब गुरुत्वाकर्षण का बल मान 10 मानते हैं। क्या मानते हैं? 10 न्यूटन। देखिए 9.8 है, 8 को हटा के अपन उधर एक सपोज कर सकते हैं 10 न्यूटन। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। क्या? 746। और 786 अपन जानते हैं, तो 8 को 4 से रिप्लेस करना है, मतलब जस्ट उसका आधा, 746 वाट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? अभी आपको मैं बताया पृष्ठ तनाव। अभी इसके पहले पढ़े आकृति भी किस कारण होती है? पृष्ठ तनाव। कपूर के कण क्यों तैरते हैं? अभी क्वेश्चन आया था, वो 18वां नंबर देख रहे हैं। कपूर के छोटे कण, वो भी पृष्ठ तनाव। मतलब पानी के ऊपर कोई तैर रहा है तो किसके कारण तैर रहा है? पृष्ठ तनाव के कारण। एक ना एक इनडायरेक्टली वो आपको उससे है। एक गेंद को 36 में कितने कोण से फेंका जाए तो वह अधिकतम 36 दूरी तय करेगा? तो हमेशा 90 का आधा कर लेना चाहिए। देखिए 90 में फेंकेंगे सीधा जाएगा, 0 में फेंकेंगे तो नीचे सीधा जाएगा। तो 90 का आधा मतलब 45। किसने? न्यूटन के पूर्व भी बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। किसने? ब्रह्मगुप्त ने बता दिया रहा बहुत पहले कि जितनी भी वस्तुएं सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन उस समय राज्य तंत्र में था, तो राज्य तंत्र में सब किसी देवी देवता का अपमान नहीं कर सकते थे। सूर्य को यदि बोलते कि सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी घूम रही है तो उस समय बोलते कि पृथ्वी माता को तुम बोल रहे हो, सूर्य की परिक्रमा करती है, ऐसे बात आ जाती थी उस समय। क्रिकेट की गेंद को किस कोण में मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय करे? तो देखिए वो क्रिकेट की गेंद को भी कोई क्रिकेटर मारेगा तो कौन सा 45 डिग्री का एंगल में। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य बदला जा सकता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण किसने दिया? रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने। उष्मा को, जैसे उष्मा से क्या बनती है? उष्मा से, हीट से क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी बन सकती है? ये प्रमाण दिया था। अब देखिए उष्मा से ही क्या होता है? उष्मा से ही मोटरसाइकिल, जो 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, ट्रक, वाहन सब उष्मा के कारण ही चलते हैं। किसलिए? कंबस्शन होता है, पेट्रोल जलता है, उष्मा निकलती है और उष्मा के कारण प्रेशर उत्पन्न होता है और वो सब बर्स्ट करते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो किसने? डेवी ने क्या किया? ऐसे घिसा या दबा दिया। तो प्रेशर लगाने से क्या होता है? वो अपने जल में परिवर्तित हो जाते हैं। दाब लगाने से जल में परिवर्तित। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का ताप किस कारण उच्च होता है? तो देखिए बॉयलर के अंदर उच्च ताप होता है। क्या होता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, इस कारण उनका ताप क्या होता है? ज्यादा होता है। जितना ज्यादा दाब हो उतना ज्यादा ताप होगा। तापमापी थर्मोमीटर किस सिद्धांत पे आधारित है? सीबेक के प्रभाव पे। किसके? सीबेक का प्रभाव क्या था? यदि पारा जैसे कोई जिसको गर्म किया जाएगा तो वो क्या होगा? उसका आयतन बढ़ेगा। जैसे पारा होता है मरकरी, उसको क्या होता है? सीबेक प्रभाव। गर्म करते हैं तो थर्मामीटर में क्या होता है? वो बढ़ता है, तो अपनी हीट क्या रहेगी? ज्यादा, तो थर्मामीटर इंक्रीज होता है और उसकी रीडिंग देख लेते हैं। फिर पूर्ण विकिरण उत्तम मापी मतलब टोटल रेडिएशन पैरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन का नियम। स्टीफन का नियम क्या था? वो किसी भी वस्तु से जो आने वाले विकिरण को एब्जॉर्ब करता है तो वो उसकी पूरी मात्रा बताता है। दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि किस ताप से? वही पूर्ण विकिरण उत्तम मापी, तप मापी। इसी से, किसी वो सूर्य की विकिरण आ रही है उसको एब्जॉर्ब करेगा वो रेडिएटर और वो बता देगा कितनी उसकी सूर्य की रेडिएशन है, मतलब क्या उसकी हीट एनर्जी है।
कितना ताप होने पर पाठनांक और फ़ारेनहाइट सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों एक ही होंगे। तो 40 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। सेल्सियस के पैमाने पर डिग्री के बराबर होगा। देखिए आपको फॉर्मूला याद करना है, आपको फॉर्मूला याद करके रखना है। फ़ारेनहाइट बराबर होता है, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 3/2 प्लस सेल्सियस 9/5, आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला से ही निकलता है। मानव शरीर का तापमान 98 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना होता है, 37, ये होता है सामान्य ताप होता है मानव शरीर का। अति लघु समय अंतरालों में सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, परमाणु घड़ियां। क्या हो गया, परमाणु घड़ियां, मतलब बहुत छोटे छोटे अंतराल को नापने के लिए वो एक एटॉमिक घड़ी होती है, एटॉमिक क्लॉक होती है, उसका यूज करते हैं। एक मनुष्य का ताप 60 डिग्री सेल्सियस, तो उसका ताप फ़ारेनहाइट में क्या होगा, जस्ट देखिए उसको फॉर्मूले में रखेंगे, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 32 प्लस सेल्सियस इंटू 9/5, ये जो फॉर्मूला होता है इससे आप निकाल सकते हैं। पानी का घनत्व तो किस ताप पर अधिक होता है, देखिए आपको याद रखना है -4 डिग्री सेल्सियस, किया -4 डिग्री सेल्सियस है वो, ठीक है। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाती है, गर्म होने के कारण क्या होता है, आयतन बढ़ता है। क्या होता है, किसी भी गैस को यदि गर्म करोगे तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो उसका ट्यूब भी बढ़ेगा, और ट्यूब बढ़ने के कारण उसमें ज्यादा इलास्टिसिटी नहीं होती और वो फट जाता है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला होता है तो झील में अधिकता है। अब देखो जमने वाला है मतलब बर्फ बनने ही वाला है, तो 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मतलब वो जो अधिक घनत्व होता है उसी में। उष्मा के संचरण की किस विधि परमाणु के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं नहीं जाते, देखिए इसको चालक बोलते हैं। उष्मा कैसे, उष्मा 3 प्रकार से उष्मा का ट्रांसफॉर्मेशन 3 प्रकार से होता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, जैसे चालन, संवाहन और विकिरण। जैसे सूर्य से हमको प्राप्त हो रही है क्या, विकिरण, रेडिएशन आ रहा है, इसमें माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। गैसों में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, संवाहन बोलते हैं। और जो मेटल एटम होता है, यहाँ से रॉड गर्म किए और यहाँ भी एंड कॉर्नर पे वो गर्म हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, चालन। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन, उष्मा की चालन की संचरण की किस विधि को अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं मिल जाते हैं, तो ये देखिए चालन हो गया, मतलब इधर गर्म होती है तो इधर गर्म हो जाती है, इसमें रेडिएशन वाला काम होता है, चालन बोलते हैं। द्रवों में अभी स्थानांतरण की किस विधि, संवाहन अभी मैं बताया, और सूर्य की पृथ्वी में किस, ये विकिरण बता दिया मैं आपको। और इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। उष्मा की स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो विकिरण में, जहां सूर्य से अपने पास किरण आ रही है, रेडिएशन के थ्रू आ रही है, इसको इंग्लिश में विकिरण को रेडिएशन बोलते हैं। उष्मा संचरण की किस विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, मतलब कौन सी है, तो देखिए माध्यम के कण गति नहीं करते, वाइब्रेशन, इसलिए माध्यम होता ही नहीं है क्या, तो इसमें विकिरण भी हो जाएगा और चालन भी हो जाएगा। उष्मा संचरण की जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, कौन सी, तो ये कौन सी, माध्यम बिल्कुल नहीं होता विकिरण में, ठीक है। आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, देखिए ये संवाहन कहलाता है। क्या कहलाता है, संवाहन। आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण, भेजना, उष्मा को भेजना क्या कहलाता है, संवाहन। आणविक मतलब परमाणु और परमाणु और ये गैसों में होंगे आणविक संगठन। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर में, कुकर को गर्म कर देता है, तो देखिए इंफ्रारेड औरत की किरणें जिनको बोलते हैं। धूप से बचने के लिए छाते में कौन से रंग का संयोजन सबसे उचित है, तो देखिए ऊपर रख देंगे सफेद, ऊपर क्या रहेगा सफेद और नीचे काला, तो अंदर जो गर्मी होगी अपनी एब्जॉर्ब कर लेगा, और ऊपर से व्हाइट रहेगा तो सबको रिफ्लेक्ट कर देगा, जितनी भी सब किरणें होंगी सबको रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए व्हाइट कलर सबसे बड़ा रिफ्लेक्टर होता है और ब्लैक कलर सबसे बड़ा एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्बर। किस विधि से उष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने में थर्मस प्लास की दीवारों पर कलाई की जाती है, तो देखिए थर्मस उष्मा को ये तो देखिए आपको उष्मा स्थानांतरण के लिए कलाई की जाती है, ये विकिरण के लिए, किसके लिए, रेडिएशन जो आती है, तो वो सूर्य से जो किरण आ रही है वो रेडिएशन आती है, तो अंदर कलाई की जाती है। कलाई मतलब कलर करना, तो ये थर्मस प्लास या उसको भी ले सकते हैं सोलर कुकर को। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है, तो देखिए जल की विशिष्ट उष्मा क्या होती है, सबसे ज्यादा। विशिष्ट उष्मा मतलब ये कि हम इसको दे दिए एक डिग्री सेल्सियस, इसको गर्म करके हम रख दिए, अब ये कितने समय में ठंडा होता है, जल्दी ठंडा होगा तो इसकी विशिष्ट उष्मा क्या होगी, कम, और थोड़ा देर में होगा ठंडा, मतलब रेडिएशन, तो फिर वो क्या होगा उसका मान, तो गर्म को यदि गर्म करके रख दो तो बहुत देर में ठंडा होता है, इसलिए इसका विशिष्ट उष्मा मान क्या है, ज्यादा। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा,
जैसे कोई चीज है वो पहले ठोस है, अब उसको गलाना है तो नमक में तुम सोडियम मिला दी तो उसका क्या हो जाएगा, गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये प्रभाव पड़ता है अशुद्धियां मिला देने से। अब द्रव्यों में गलनांक का पर क्या प्रभाव पड़ता है, अप्र द्रव्यों को मिलाने पे गलनांक का प्रभाव क्या होता है, घट जाता है। मतलब कुछ भी अशुद्धि मिलाओगे या कुछ भी तो उससे क्या होगा, गलनांक घट जाएगा। चावल को पकाने का अधिक समय कहाँ रहेगा, माउंट एवरेस्ट, इसलिए वहां वायुमंडलीय दाब क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा। तो जो भी वाष्प एनर्जी बनेगी वो सब ऊपर चली जाएगी, वायुमंडलीय दाब ही नहीं रहेगा। किस द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो देखिए उसको वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब किसी भी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण। तो वाष्प में बदलना वाष्पीकरण ही होता है। क्वथनांक मतलब जिसमें उबलता है। आंतरिक ऊर्जा संकल्पना ऊष्मागतिकीय किस नियम से मिलती है, तो देखिए आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना, तो प्रथम नियम ऊर्जा का नियम ही है जो आंतरिक ऊर्जा होता है। मतलब किसी भी एक सोर्स की टोटल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है, मतलब संरक्षित रहती है। जैसे पूरी भी ब्रह्मांड की एक एनर्जी क्या है, पूरी संरक्षित है। ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, ऊर्जा उत्पन्न नहीं की जा सकती, आपको मालूम होगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम अवधारणा पुष्टि करता है। तो देखिए ऊष्मा संरक्षण का क्या होता है, ऊष्मा संरक्षण का, ना ऊष्मा को उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान और सेंटीग्रेड तापमान का दुगना हो जाता है, तो देखिए अभी अपन देखे थे 160 में हो जाता है दुगना, और इसको फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद भी रखना होगा, तो याद रख सकते हैं। किस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, तो देखो पिंड के द्रव पर। क्या हो गया, पिंड के द्रव पर। 59 नंबर, सेल्सियस में माप कौन सा स्पेक्ट्रम 300 डिग्री केल्विन के बराबर होता है, तो देखिए 27 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 300 डिग्री केल्विन के बराबर होता है। ये अपने को मतलब न्यूमेरिकल है ये। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित करती है, तो देखिए ब्लैक बॉडी जो होती है तो काला कलर किसको किसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जो हाई रेडिएशन की होगी या हाई उनकी मतलब रेडिएशन होगी, वेलोसिटी होगी, तो उनको उच्च तरंग दैर्घ्य की जितनी भी तरंगें होंगी सबको ग्रहण कर लेगा। शीत ऋतु के दिनों में हमें मौसम किस प्रकार से होने की ठंड महसूस करते हैं, तो देखिए मौसम क्या रहेगा, साफ रहेगा, तो जितनी भी मतलब गर्मी होगी पृथ्वी की क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी अपवर्तन के कारण। किरणों में भी अपवर्तन होता है, और अपवर्तन के कारण मौसम साफ हुआ तो भारत के मतलब पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चली जाएगी, और जो ठंड का महसूस होगा। किसी ठंड के दिनों में सूर्य और पृथ्वी की दूरी क्या होती है, आपस में दूर रहती है, क्या होती है, ज्यादा होती है, इसके कारण। अब देखिए, अब क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी के घड़ों में किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, तो देखिए वाष्पीकरण किसके कारण, वाष्पीकरण के द्वारा क्या होता है, जल ठंडा रहता है। इसलिए जो छोटे छोटे जगह होती है वहां मतलब पानी की बूंदें चली जाती हैं, और जिसके कारण वहां जल अपने को ठंडा मिलता है। पराश्रव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया, गाल्टन ने। पराश्रव किरणें कौन सी होती है, तरंग चमगादड़ उत्पन्न जो करता है वो कौन सी होती है, अल्ट्रासोनिक, जिनको पराश्रव तरंग बोलते हैं। ध्वनि का ताप किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति। क्या पेच किसको बोलते हैं, मतलब एक ऐसा जो सर्कल बनता है। ध्वनि कैसे होती है, अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्घ्य होती है, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है एक सर्कल पूर्ण करने में, उसकी वो क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं, उस पर डिपेंड करता है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई किसका उपयोग किया जाता है, तो पराश्रव तरंग का। किसलिए, पराश्रव तरंग बहुत छोटे छोटे छिद्रों में जाके, और यदि वायु में यदि बहुत ही ऊंचाई पे पहुंच गई यदि अपनी हवाई जहाज, और उसमें यदि छोटा सा भी छिद्र है तो क्या हो जाएगा, वायु अंदर आने लगी और लीकेज की प्रॉब्लम होगी तो ब्लास्ट हो जाती है। इसीलिए वायु मतलब जो अपना एयरक्राफ्ट होता है या एयरजेट जो भी हुआ, अपनी एरोप्लेन हुई, इनमें छोटे से भी छिद्र हुआ तो वो पराश्रव तरंग बता देगी कि हाँ यहाँ पास लीकेज है, इसको अपन मिस्टेक सुधार सके। मनुष्य को ध्वनि की कंपन की अनुभूति आवृत्ति सीमा एक, देखो मनुष्य जो ध्वनि सुन सकता है तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। ये ध्वनि की सीमा है जिसको अपन श्रव्य ध्वनि कहते हैं, श्रव्य तरंग। लगभग 20 डिग्री तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है, लोहा पे मतलब सबसे ज्यादा गति अधिकतम होती है ध्वनि की। ध्वनि के लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी और पतली दिखाई देती है तो सुनाई देती है, तो क्या होता है, पिच बोलते हैं। क्या होते हैं, पिच मतलब
एक सेकंड में वो कितना सर्कल कर रही है। एक सेकंड में यदि ज्यादा सर्कल ध्वनि कंप्लीट कर रही है तो उससे जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी वो मधुर होगी, और जिसकी आवृत्ति कम होगी वो क्या होगी, कठोर आवाज होगी। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो देखिए उड़ान भरने में बहुत साउंड करता है, जेट इंजन होता है, बहुत साउंड करता है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों पर घटित नहीं होती? देखिए ध्रुवण होता है, ध्रुवण होता है मतलब कोण बनना, मतलब अपने ही एक डायरेक्शन से एक कोण बनाना। तो जो क्या मालूम है, अपने को मालूम ही है कि ध्वनि और ये तीनों मतलब ध्वनि और प्रकाश दोनों सरल रेखा में गमन करते हैं, तो अपनी ही अक्ष से कोण बना ही नहीं सकते। नहीं, इनका ध्रुवण कोण हमेशा 0 थी, इसलिए ध्रुवण की घटना होती नहीं है। ध्वनि का प्रभाव मानव की किस कान की कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक रहता है, मतलब सेकेंड के 10वें भाग में। तो अपन बोल सकते हैं 0.1 सेकेंड भी बोल सकते हैं। हाँ, वो लिखा ही है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो देखिए परावर्तन के कारण। यदि ध्वनि यहां से टकरा रही है तो वापस आ रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि के परावर्तन में क्या होती है, उसकी ऊर्जा थोड़ा हानि होती है ध्वनि की ऊर्जा से। ध्वनि तरंगे किसके कारण, अभी तो हो गया। एक ध्वनि को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल से दूरी कितनी खंड होनी रहनी चाहिए? मतलब 56 फीट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 56 फीट के बाद यदि पृथ्वी में है तो उसको अपनी परावर्तन ध्वनि सुनाई नहीं देगी। जैसे मैं एक कमरे में हूँ, 56 फीट लंबा कमरा है, तो मैं यहाँ से बोलूंगा मेरे को सुनाई देगी। और 56 फीट से यदि और दूरी पे हूँ, मैं 60 फीट में हूँ, तो मेरे को बहुत कम सुनाई देगी या अन्यथा ना सुनाई देगी। स्टेथोस्कोप ध्वनि किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये कौन सी परावर्तन की ध्वनि? स्टेथोस्कोप जानते हो दिल की धड़कन नापने के लिए यूज करते हैं, जो डॉक्टर कान में 2 कान ईयरफोन जैसा लगता है कि नहीं, कान में 2 लगाए रहते हैं और एक उसका वो रहता है स्टेथोस्कोप। उससे क्या मेजर करते हैं? दिल की धड़कन। पास आती रेलगाड़ी सीटी बजाती आवृत्ति या तीक्ष्ण बढ़ती जाती है, ऐसी घटना को क्या बोलते हैं? डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव मतलब क्या होता है? ध्वनि के बाद ध्वनि 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 उत्पन्न होती जाती है, तो क्या होता है? वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाता है, जिसको डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जैसे अपन मंदिर में जाके चिल्लाते हैं हु, तो हु चिल्लाई देता है कि नहीं, वो डॉपलर प्रभाव है, उसको क्या बोलते हैं? डॉपलर प्रभाव। ऐसे ट्रेन में भी अपने को सुनाई देता है। किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि में उपकरण के लिए प्रयोग किया जाता है? इंफ्रारेड औरक्त तरंग जो होती है अपने को रात में विजिबल हो सकती है, जिसमें औरक्त किरणों को कौन कौन देख सकता है? मेरे ख्याल से आप जानते भी होंगे, कुत्ते बिल्ली जो होते हैं औरक्त किरणों को देख सकते हैं, इसलिए उनको रात को भोगते भी हैं, आपको मालूम होगा। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि 332 मीटर पर सेकेंड है तो वायुयान की चाल कितनी है बताइए? तो डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 664 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये क्वेश्चन है, मतलब एक न्यूमेरिकल ही आ गया, एनओटी बेस है, एनईटी बेस। अब देखिए 332 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है? वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में ध्वनि का वेग है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? ये लोहे पे है। आप अभी तरंग का पढ़े थे, अब लोहे में भी ये सेम यही लग रहेगा। एक जैव पद्धति में जिसमें पराश्रय ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, आप जानते होंगे सोनोग्राफी होता है, जिसमें अपनी पूरी बॉडी की जांच होती है, उसमें क्या बता देता है, कुछ किसी को हुआ रोग होते हैं तो सब बता देता है। तो इसे पराश्रय ध्वनि का उपयोग करते हैं, जो अपने शरीर के छोटे छोटे छिद्र से अंदर चली जाती है, और वो अपने पराश्रय ध्वनि अपने अंदर की जो चीजें होती है सबको एक्सरे दे देती है और वो बता देती है। इसे पराश्रय ध्वनि की जगह पराश्रय तरंग भी होता है। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर पाती? तो देखिए ध्वनि क्या एक तरंग का ही रूप है, और ध्वनि कौन सी है? ये अनुदैर्घ्य तरंग है। अब देखिए ध्वनि शून्य में संचरण नहीं कर सकती, मतलब ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता। और माध्यम जहां मतलब गैस के कण होंगे तो माध्यम उसको कहते हैं। एक माध्यम नहीं होगा, मीडियम नहीं होगा, तो ध्वनि संचरण नहीं कर पाएगी। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान और ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त हो क्या कहलाता है? सोनार। क्या होता है? सोनार से अपन ज्ञात कर सकते हैं कि क्या उसकी ध्वनि है, क्या तरंग है, कौन सी। तो ये ऋजु रेखन मतलब पहचान करने के लिए। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो देखिए प्रकाश मतलब अनुप्रस्थ है। अनुप्रस्थ मतलब इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और अनुदैर्घ्य जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुप्रस्थ जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो देखिए सूर्य से पृथ्वी तक आती है, तो सूर्य से पृथ्वी तक बीच में पूरे स्पेस में कहीं माध्यम नहीं रहता,
लेकिन पृथ्वी में खुद का वायुमंडल है, वायुमंडल को ही माध्यम बोल रहे हैं। अब देखिए प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? जो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की तरंग सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो हाइजेनबर्ग है, जो हाइजेनबर्ग इन्होंने प्रतिस्थापित किया था। किसके द्वारा? हाइजेनबर्ग ने ही ने क्या बताया था कि प्रकाश की किरणें में क्या होता है? व्यतिकरण की घटना होती है, इसीलिए प्रकाश तरंग है। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों में अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो ध्रुवण के कारण। क्या होता है? ध्रुवण के कारण क्या होता है? ध्रुवण एक ऐसा पोलराइजेशन बोलते हैं जिसमें क्या होता है, एक तल में ही जाने देता है। क्या होता है? अपने सापेक्ष एक ही तल में पूरी प्रकाश की किरणों को देता है, भेजता है, मतलब एक ही रेडिएशन फील्ड, जिसको ध्रुवण कहते हैं। प्रकाश की विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? मैक्सवेल ने सबसे पहले बताया कि प्रकाश ही चुंबकीय रूप में रह सकता है। ये हो गया मैक्सवेल। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? गे मॉल्डी। ये विवर्तन क्या होता है? प्रकाश को यदि कोई छोटे छिद्र से आ रहा है तो क्या होता है? तीक्ष्ण हो जाता है, वो बहुत ज्यादा फैल जाता है, उसको क्या होता है? व्यतिकरण बोलते हैं। प्रकाश की तरंग को फैलना क्या होता है? व्यतिकरण। फिर इसके बाद देखते हैं प्रकाश कौन सी घटना? व्यतिकरण। अब कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो व्यतिकरण अभी पढ़े ही। तरंग प्रकृति को व्यतिकरण बोलता है, और व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया? हाइजेनबर्ग ने। जो हाइगेन्स लिखा है वो हाइजेनबर्ग ही है, इंग्लिश में हाइजेनबर्ग है। अब इसके बाद देखते हैं चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो 1 सेकेंड। जो नाइट में अपने को चंद्रमा की जो रेडिएशन दिखती है, उसकी लाइट दिखती है, उसको 1 सेकेंड में दिखता है। तो यदि चंद्रमा में 1 सेकेंड में कोई इधर से उधर गया और हमको दिखना है तो वो हमको 1 सेकेंड में दिखाई देगा। ठीक है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगता है? तो 8 मिनट लगता है। आपको मालूम है 8 मिनट 16 सेकेंड अपन बचपन में याद कर चुके हैं। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो देखिए अभी अपन पढ़े 332 होती है ना, ये देखिए 8 का मतलब 108 में 3 का गुणा करेंगे तो 332 आ जाएगा। 332 मीटर पर सेकंड होती है, मतलब 332 मीटर 1 सेकंड में ध्वनि कवर करती है। जो मैं आपको साउंड मेरी निकल रही है ये भी 332 मीटर 1 सेकंड में कवर कर रही है। सूर्य ग्रहण के समय कौन सी भाग दिखाई देती है? इसमें कैटरीना, जिसको कोरोना कहा जाता है, जो सूर्य की लास्ट परत होती है चमकीली दिखाई देती है। तो देखिए अपने 100 क्वेश्चन कवर करा दिया हूँ। इसकी भी ये आपकी जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने जो डाउट रहा होगा आपको सॉल्व करा दिया। और जो आपको कुछ डाउट जाते हैं न्यूमेरिकल बेस या थ्योरी बेस पे, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपको डायरेक्टली आपको उसमें वीडियोस बना दूंगा और अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।